नमस्कार, राधे राधे। मैं विनीता आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो हम लोग की सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक से, विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है। तो उसके अंतर्गत हम लोग रीतिकाल पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस समय अब जो ये हम लोग की रीतिकाल की क्लासेस इतने दिनों से चल रही है, उसके अंतिम पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे रीतकाल की जो सामान्य विशेषताएं रही हैं, तो उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो लास्ट तक मेरी वीडियो को पहले देखें। अगर क्लास आप लोग को पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग मेरे चैनल पर पहले से ही जुड़े हैं, जो लोग मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं और डेली मेरी क्लासेस देखते हैं, डेली कमेंट करते हैं, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्या दिया है? रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं। रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां मिलती हैं। इस काल में भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता आदि के अनेक अच्छे कवि हुए हैं। जो रीतिकाल का समय रहा है, तो रीतिकाल में किस किस प्रकार के अच्छे कवि हुए हैं? तो भक्ति के अच्छे कवि हुए हैं, नीति के और वैराग्य के और वीरता के भी बहुत ही अच्छे अच्छे कवि रीतिकाल में हुए हैं। रीतिकाल का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ, उनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। जब आदिकाल की शुरुआत हम लोगों ने रीतिकाल की जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो उसमें रीतिकाल का उदय आखिर क्यों हुआ था, तो उसकी चर्चा हम लोगों ने वहाँ पर की थी। तो उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग नहीं देखे हैं तो पहले की वीडियोस जा करके देख सकते हैं। जब रीतिकाल का जो हम लोग का पहला वाला क्लास था, तो उसमें ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि रीतिकाल का जो उदय हुआ था, तो वो किन किन परिस्थितियों की वजह से हुआ था। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि रीतकालीन कविता का अधिकांश दरबारों में लिखा गया। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है क्या कि रीतकालीन जितनी भी कविताएं थी, तो वो ज़्यादातर करके दरबारों में लिखी गई थी। ठीक है, जो रीतिकालीन जितने भी ज़्यादातर कवि थे, वो रीतिकाल के जो राजा थे, शासक थे, तो उनके दरबार में, मतलब वो उनके आश्रय में रहते थे, तो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए वो कविताएं लिखते थे। तो इसीलिए रीतिकाल में जो ज़्यादातर कविताएं लिखी गई, तो वो दरबारों में लिखी गई है। ठीक है, दरबारीपन इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। रीतिकाल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो उसका दरबारीपन होना। ठीक, रीतकालीन कवियों के आश्रयदाताओं के जीवन में आदिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं जितनी लड़ाई भिड़ाई की आवश्यकता नहीं थी। वे मुगल सम्राटों की अधीनता में भोग विलास के लिए स्वतंत्र थे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है। क्या दिया है कि रीतकालीन के कवियों के आश्रयदाताओं के जीवन में, यानी कि जो रीतकालीन के कवि थे, तो वो जिन जिन आश्रयदाताओं के यहाँ रहते थे, तो उनके जीवन में आदिकाल के जो कवियों के आश्रयदाता थे, यानी कि आदिकाल में जो राजा महाराजा होते थे, जो शासक होते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा युद्ध वगैरह करते थे। क्योंकि आदिकाल आप लोगों ने देखा, आदिकाल का जो वीर रस, जो प्रधान रस रहा है, वो वीर रस रहा है। ठीक है, जो आदिकालीन कवि थे, तो वो लोग ज़्यादातर करके वीर रचनाएं किए थे। ठीक है, वीर रस से भरी हुई रचनाएं, कविताएं वो लोग करते थे। लेकिन रीतकाल में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि जो रीतकालीन कवियों के आश्रयदाता थे, वो लोग मुगल सम्राट के अधीन में थे, मुगल सम्राटों के अधीन में थे। मुगल सम्राट, उनका शासन था उनके ऊपर। तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे राजा महाराजा थे, तो वो सब बस भोग विलास में मस्त थे। भोग विलास के लिए वो स्वतंत्र थे, बस एकदम से मस्त रहते थे भोग विलास में। ठीक है, तो उन्हें लड़ाई भिड़ाई की आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी। अतः उनकी रुचि का ध्यान रखकर काव्य रचने वाले कवियों में श्रृंगार परकता अनिवार्य थी।
अब देखिए, जो ये राजा थे, जो ये आश्रयदाता थे, तो वो भोग विलास में मस्त रहते थे। तो कवियों की आप मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए जो कवि जिनके भी आश्रय में रहते थे, तो उनकी रुचि का उन्हें ध्यान रखना पड़ता था कि मतलब उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो इन सब उनकी रुचियों का, आश्रयदाताओं की रुचियों का ध्यान रख करके वो काव्य लिखते थे। और ऐसा काव्य लिखने की वजह से ही उनमें क्या थी, श्रृंगारिकता की अनिवार्यता थी। ठीक है, श्रृंगार परकता के अनिवार्य था। उधर भक्ति में धार्मिकता और लोकोन्मुखता का आवेश कम होने पर श्रृंगार बच रहा। उधर यानी कि जब भक्ति काल चल रहा था, तो भक्ति काल में जब धीरे धीरे धार्मिकता और लोकोन्मुखता का आवेश कम होता गया, तो बचा क्या, केवल श्रृंगार बचा रहा। ठीक है, कवियों ने राधा कृष्ण का नाम लेकर आश्रयदाताओं की श्रृंगार लीलाओं का वर्णन प्रारंभ कर दिया। जो रीतकालीन कवि थे, तो क्या हुआ, वो लोग राधा और कृष्ण का नाम लेकर के अपने जो आश्रयदाता, उनके जो आश्रयदाता रहते थे, तो उनकी श्रृंगार लीलाओं का वर्णन उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया। किसका, राधा कृष्ण का नाम लेकर के। ठीक है, श्रृंगार लीलाओं का वर्णन वो लोग करते थे अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए, लेकिन नाम किसके नाम पर, राधा और कृष्ण के नाम पर। ठीक है, आगे देखिए रीतिबद्धता। तो इसके अंतर्गत क्या दिया है, आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई, नाही तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। देखिए क्या दिया गया है कि आगे के सुकवि रिझी है तो कविताई, नाही तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। यह रीतिकाल के कवियों का आदर्श वाक्य था। ये जो वाक्य दिया गया है, तो ये रीतकाल के जो कवि थे, तो उनका आदर्श वाक्य था, यानी कि प्रमुख वाक्य था। तो देखिए इसका मतलब भी आप लोग समझिए, क्या दिया है कि आगे के सुकवि, सुकवि का मतलब जो सुकवि होते थे, जो विद्वान होते थे, रिझी है तो कविताई, यानी कि कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, जो रीतकालीन कवि हैं, तो उनका एक आदर्श वाक्य था। वो क्या कहते हैं कि यदि मेरी रचना यानी कि कविता को सुन करके जो सुकवि हैं या फिर जो विद्वान हैं, अगर प्रसन्न होते हैं, तो यह क्या है, यह मेरी कविता है। यानी कि अगर जो सुकवि हैं, जो विद्वान कवि हैं, जो बड़े बड़े श्रेष्ठ कवि हैं, अगर वो मेरी कविता को सुन करके खुश होते हैं, तो यह मेरी कविता ही है, यानी कि उनका कविता करना सफल हो गया। ये रीतकालीन कवियों का कहना है। ठीक है, नाही तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। और यदि ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर वो लोग इसे कविताई नहीं मानते हैं या कविता नहीं मानते हैं, जो श्रेष्ठ कवि हैं उनके नज़र में एक कविता नहीं है, तो क्या है कि तो भी इससे कोई हानि नहीं है। अगर सुकवि लोग, श्रेष्ठ कवि लोग मेरी इस कविता को कविताई नहीं मानते हैं, तो इसमें भी कोई हानि नहीं है। तो यह तो मेरे लिए राधा और कृष्ण का स्मरण करने का एक बहाना ही है। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि ये रीतकालीन के जो कवि थे, तो उनके लिए आदर्श वाक्य था। तो वो सीधे सीधे कह देते थे कि जो श्रेष्ठ कवि हैं, अगर मेरी कविता को सुन करके वो उन्हें मतलब खुश होते हैं या प्रसन्न होते हैं, तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हूँ, यानी कि मेरी कविता करना सफल है, मेरी कविताएं सफल है, यानी कि वो कविता है। और अगर उन्हें प्रसन्नता नहीं होती है, उन्हें नहीं समझ में आती है मेरी कविताएं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे मुझे हानि ही क्या है। क्योंकि वो लोग क्या राधा कृष्ण को लेकर के वर्णन करते थे, तो क्या कहते थे कि ये तो राधा और कृष्ण को स्मरण करने का मेरा एक बहाना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा चीज़ है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा कि ये रीतकाल के जो कवि थे, तो उनका बहुत ही आदर्श वाक्य था ये सारे रीतकाल कवियों के लिए। ठीक है, श्रृंगार की प्रधानता के कारण कुछ लोग इसे श्रृंगार काल कहना उचित समझते हैं। रीतकाल को श्रृंगार काल नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्योंकि रीतकाल में श्रृंगार की प्रधानता बहुत ही ज़्यादा थी, तो इसीलिए इसे कुछ लोग श्रृंगार काल कहना उचित समझते हैं। किंतु इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति रीत ही थी, क्योंकि भूषण जैसे वीर रस के कवि ने भी रीत ग्रंथ की रचना की है। देखिए, अगर कुछ लोग रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं तो ठीक है, उचित है कहना ऐसा, लेकिन इससे अगर रीतिकाल ही रीति की प्रवृत्ति ही समझी जाए, मतलब इसका जो प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति है, अगर वो
रीत ही माना जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भूषण जैसे भी कवि हैं जिन्होंने केवल वीर रस की कविताएं लिखी हैं। कवि भूषण मैंने आप लोग को पढ़ाया है पिछली कक्षाओं में कि उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो वीरता से भरी हुई है, ठीक है, ओज से परिपूर्ण है उनकी सारी रचनाएं। तो केवल इसे श्रृंगार काल कहना ही उचित नहीं है, इसे साहित्यिक प्रवृत्ति रीत ही मतलब जो इसकी प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति है तो वो रीत ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अतः रीत में वीर रस के कवि भूषण आ जाते हैं, श्रृंगार कहने से ऐसे कवि छोड़कर अलग जा पड़ेंगे। अगर रीतिकाल को केवल श्रृंगार काल कह दिया जाए तो क्या होगा कि जो भूषण जैसे महान कवि हैं जिन्होंने क्या किया है, वीर रस में अपनी कविताएं लिखी हैं, तो वो तो इस काल से एकदम अलग ही हो जाएंगे, इस काल से छूट जाएंगे, ठीक है। तो इसे अगर देखा जाए यहाँ पर एक समझ लीजिए तुलना हो रही है कि रीतिकाल को केवल श्रृंगार काल कहा जाए या ना कहा जाए, तो ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि रीतिकाल में आपके भूषण जैसे भी कवि हैं जिन्होंने वीर रस में रचनाएं की हैं, और अगर श्रृंगार काल केवल कह दिया जाएगा तो ये कवि इससे अलग हो जाएंगे, यानी कि रीतिकाल से वो अलग जा गिरेंगे, ठीक है। इस काल में कहने को यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य जैसे केशवदास का वीर सिंह देवजू चरित भी लिखे गए। ये जो काल रहा है रीतिकाल, तो कहने को यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए। प्रबंध काव्य मैंने आपको प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के बारे में बताया है। प्रबंध का मतलब ही बंध होता है, जो नियमों से बंधा होता है, ठीक है। तो प्रबंध काव्य, तो केशवदास की एक रचना यहाँ पर महत्वपूर्ण रचना दी है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बन जाएगा, आपसे प्रश्न पूछ ले कि वीर सिंह देवजू चरित किसकी रचना है, तो पहला सवाल तो यही हो गया, मतलब पहला प्रश्न यही बन गया कि किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, केशवदास की। और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि केशवदास की रचना वीर सिंह देवजू चरित किस प्रकार का काव्य है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार का काव्य है, प्रबंध काव्य है, ठीक है। देखिए दो प्रश्न यहाँ पर बहुत ही आसानी से बन गए, ठीक। देखिए पढ़ना और पढ़ाना अलग बात है, वो आसान है, हर कोई पढ़ा लेगा, लेकिन ये मतलब यहाँ ये मत समझिएगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ, कुछ आपको एक चीज़ समझा दे रही हूँ कि आप भी जब स्वयं से आप किसी भी पुस्तक को पढ़ें तो आप लाइन टू लाइन उसको इतने ध्यान से समझ करके पढ़ें और कोशिश करें कि आप उन जो लाइन आप पढ़ रहे हैं ना, तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न बनाने की कोशिश करें। जिस दिन आपको प्रश्न बनाने आ जाएगा ना, समझिए उस दिन आपकी पढ़ाई सार्थक होगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये तो बात की बात हो गई। आप लोग जब समझदार हैं, पढ़ेंगे समझेंगे चीज़ों को, तो आपकी समझ में खुद ही आ जाएगी। तो आप कोशिश करा करें कि जब आप खुद से कोई पुस्तक पढ़ें, खुद से कोई पुस्तक पढ़ करके तैयारी करें, तो उनमें से ज़्यादा प्रश्न बनाने की कोशिश करें। इससे आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी, एक बार करके देखिए आप लोग, आपके समझ में आ जाएगा कि मैम कह क्या रही थी, ठीक है। किंतु प्रधानता मुक्तक की ही रही। यहाँ कहने का क्या मतलब है कि ये जो काल रहा है रीतिकाल, तो कुछ प्रबंध काव्य इसमें लिखे गए हैं, जैसे कि केशवदास ने वीर सिंह देवजू चरित लिखा है, लेकिन इसकी जो प्रधानता रही है, इस काल की जो प्रधानता रही है, तो वो मुक्तक की ही रही है, मुक्तक काव्य की प्रधानता रही है, ठीक है। इस काल के प्रबंध काव्य वस्तुतः आदिकाल की परंपरा का निर्वाह मात्र है, यानी कि रीतिकाल में जो प्रबंध काव्य लिखे गए, तो अगर मूल रूप से देखा जाए तो केवल वो आदिकाल की परंपरा का निर्वाह मात्र करते हैं, ठीक है। कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलिया इस काल के बहुप्रयुक्त छंद हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए जो आपका रीतिकाल है, तो रीतिकाल में जो बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किए गए छंद तो कौन कौन से हैं, कवित्त का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, सवैये का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, दोहा और कुंडलिया। देखिए यहाँ पर 4 छंद ऐसे दिए गए हैं जिनका रीतिकाल में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हुआ है, बहुप्रयुक्त हुआ है ये छंद, ठीक है। इस काल की भाषा ब्रजभाषा थी। जो रीतिकाल है, तो रीतिकाल की मुख्य भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं तो वो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं, सामान्य विशेषताएं हैं। कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि रीतिकालीन प्रमुख विशेषताएं इसमें से कौन सी नहीं है, ऐसे ही प्रश्न घुमा के पूछेगा कि इसमें से रीतिकालीन की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है, तो
3 तो सेम ऑप्शन, मतलब ऐसा ऑप्शन रहेगा जो विशेषता रहेंगी, और एक विशेषता उसमें से ऐसी रहेगी कि वो रीतिकाल की विशेषता नहीं रहेगी। तो देखिए, जब आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि इसमें रीतिकाल की विशेषता कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो देखिए, जो रीतिकाल है तो पहला तो एक तो आपका दरबारीपन हो गया, दरबारीपन इसकी प्रमुख विशेषता ही रही है। फिर इसमें क्या दिया है कि इसमें जो मुक्तक की प्रधानता रही है, इसमें ब्रजभाषा की प्रधानता रही है, इसमें कवित्त, सवैया, दोहा और कुंडलियों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं तो ये सारी रीतकाल की विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि ब्रजभाषा का रूप यद्यपि सभी कवियों के यहाँ व्यवस्थित नहीं मिलता, किंतु मतिराम एवं पद्माकर में वह पर्याप्त व्यवस्थित है। जो रीतकाल में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है तो देता है कि यद्यपि, यानी कि जितने भी कवि हैं रीतकाल में, तो उनके यहाँ का मतलब उनके घर पर नहीं, बल्कि उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो कृतियां हैं, तो उनमें जो ब्रजभाषा का रूप है वो व्यवस्थित रूप में नहीं मिलता है। लेकिन रीतकाल के 2 ऐसे कवि रहे हैं जिनकी रचनाओं में आपका जो ब्रजभाषा है वो बहुत ही पर्याप्त रूप में, बहुत ही व्यवस्थित रूप में मिलती है, और वो है मतिराम और पद्माकर। मतिराम और पद्माकर को मैंने पहले क्लासेस में पढ़ाया है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो लोग मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ की प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपका जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है उससे रिलेटेड जितने भी अभी तक क्लासेस चल चुकी हैं, लगभग 30 से 32 क्लासेस हो चुकी हैं आदिकाल से लेकर के रीतकाल का सफ़र तय करने में, तो उन सब का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपको शुरू से और रीतकाल के आज जो मैं वीडियो पढ़ा रही हूँ वहाँ तक की प्लेलिस्ट आपको आराम से मिल जाएगी। तो परीक्षा की दृष्टि से अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, और ज़्यादातर खास करके जो आपकी एलटी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, क्योंकि ये पुस्तक नाम ही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, तो वो वाकई में बहुत ही सरल तरीके से छोटे छोटे टॉपिक के रूप में दी हुई है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो एलटी का आपका दूसरा वाला पेपर होगा, यानी कि सब्जेक्टिव वाला, जिसमें आपको लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लिखने के लिए आएंगे, तो उसके लिए ये पुस्तक रामबाण है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक सारे दिए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ करके अपना उत्तर वहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप अच्छे से, सच में वाकई में अगर आप तैयारी को अपने बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियोज़ हैं, ये पुस्तक सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। तो देखिए, क्या मैंने कहा कि जो ब्रजभाषा का रूप है तो वो सभी कवियों की रचनाओं में अच्छे से व्यवस्थित रूप में नहीं मिलती है, लेकिन जो आपके मतिराम है और पद्माकर हैं तो उनमें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से ब्रजभाषा का रूप मिलता है। ठीक है, विषय वस्तु की दृष्टि से इस काल की कविता बहुत सीमित है। विषय वस्तु की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो काल रहा है तो इस काल की जो कविताएं लिखी गई हैं वो बहुत ही सीमित है, बहुत ही सीमित हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो कविताएं लिखी गई हैं वो आपके दरबारों में ही लिखी गई हैं। ठीक है, इसीलिए जो इसकी विषय वस्तु है वो बहुत ही सीमित है। ठीक है, प्रधानतः श्रृंगार और उसमें नायिका भेद ही मिलता है। मुख्य रूप से ये जो रीतिकालीन कविताएं हैं तो उसमें श्रृंगार और उसमें नायिका भेद ही मिलता है। ठीक है, किंतु रीतिपरक सूक्तियाँ भी दिखलाई पड़ती है। रीतिपरक सूक्तियाँ, रहीमदास की सूक्तियाँ, ये सब मिलती है ना आपको। देखिए यहाँ पर दिया भी है कि रहीम, वृंद, गिरधर आदि की नीति परक रचनाएं बहुत लोकप्रिय रही हैं। रहीम की नीति, वृंद की नीति, गिरधर की नीति, तो ये सारी जो नीति परक रचनाएं हैं तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रही हैं। इसी प्रकार भक्ति की रचनाएं भी दिखलाई पड़ती हैं, यद्यपि ये भक्तिकालीन आवेश से रहित हैं। देखिए क्या दिया है कि इसी प्रकार भक्ति की भी रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। जो आपका रीतकाल है तो रीतकाल में भक्ति की रचनाएं तो दिखलाई पड़ती हैं, लेकिन क्या है, ये भक्तिकालीन आवेश से रहित है। भक्तिकालीन आवेश से रहित का मतलब क्या हो गया? तो देखिए, रीतिकाल में जो भक्ति कविताएं मिलती हैं तो उनमें, देखिए भक्तिकाल में जो रीतिकालीन कविताएं होती थी तो उनमें, भक्तिकाल में जो
भक्ति की रचनाएं होती थीं तो उनमें क्या होती थी, उनमें भावुकता होती थी एक प्रकार की, उसमें आत्मसमर्पण होती थी, आत्मसमर्पण की तीव्रता भरी होती थी कवियों के अंदर। भक्ति काल में जो भक्ति की रचनाएं करते थे आत्मसमर्पण होता था उनमें, ठीक है। लेकिन रीतिकाल में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक। जैसे रीतिकाल में अधिकतर कलात्मक और शास्त्रीय ढंग से रची गई सारी क्या होती हैं, रचनाएं होती हैं, भले ही वो भक्ति की रचनाएं हों, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि इनमें भक्तिकालीन का आवेश नहीं है। रीतिकाल में जितने भी भक्ति की रचनाएं हैं तो वो भक्तिकालीन आवेश से रहित है, ठीक है। रीतिकाल में काव्यांग निरूपण काव्य रचना का निमित्त मात्र है। रीतिकाल में काव्यांग निरूपण काव्य रचना का निमित्त मात्र है, इससे काव्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ है। जो रीतिकाल में काव्यांग निरूपण जो काव्य लिखे गए हैं तो वो बस निमित्त मात्र है। इससे क्या है, इससे काव्य शास्त्र का जो विकास हुआ है तो वो विकास नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। अतः रीतिकाल के तथाकथित आचार्यों द्वारा हिंदी के काव्य शास्त्र की नींव नहीं पड़ी है। अगर कोई ये कहे कि काव्य शास्त्र की नींव रीतिकाल में पड़ी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तथाकथित जो आचार्य हुए हैं आपके रीतिकाल में, जैसे कि सबसे पहले आचार्य तो केशवदासी माने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तथाकथित आचार्यों के द्वारा ही हिंदी में काव्य शास्त्र की नींव पड़ी है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। उस समय क्या है, गद्य का विकास नहीं हुआ था। याद रखिएगा, रीतिकाल में गद्य का विकास नहीं हुआ था। विकसित गद्य का अभाव वास्तविक काव्यांग निरूपण हो पाने का कारण है। वास्तविक काव्य अंग का निरूपण ना होने का कारण क्या है, तो विकसित गद्य का अभाव, यानी कि उस समय गद्य का विकसित रूप नहीं था, इसीलिए काव्यांग निरूपण का वास्तविक अभाव था, ठीक है। इस काल में सरस मनोरम मुक्तक प्रभुत संख्या में लिखे गए। इस काल में यानी कि जो रीतिकाल रहा है तो इसमें सरस मनोरम मुक्तक प्रभुत संख्या में लिखे गए, यानी कि रचनाएं बहुत ज़्यादा संख्या में लिखे गए। इस काल की कविता की प्रधान प्रवृत्ति किसी भी दार्शनिक विचारधारा से मुक्त है। जो रीतिकाल की कविताओं की प्रधान प्रवृत्ति है तो वो किसी भी दार्शनिक विचारधारा से क्या है, मुक्त है। इसीलिए कुछ लोग उसे शुद्ध साहित्यिक अथवा शुद्ध काव्य भी कहना उचित समझते हैं, ठीक है। रीतिकालीन मुक्तकों की लोकप्रियता का ही यह प्रमाण है कि जिस प्रकार संस्कृत के सुभाषितों का संकलन होता था उसी प्रकार रीतिकालीन मुक्तकों के संकलन ग्रंथों की भी परंपरा चली। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि जो रीतिकालीन मुक्तक थे, यानी कि रीतिकालीन में जो मुक्तक काव्य लिखे गए तो उसकी लोकप्रियता का प्रमाण क्या है कि जिस प्रकार से संस्कृत के सुभाषितों का संकलन होता था, यानी कि संस्कृत भाषा में जिस प्रकार से जो सुभाषित यानी कि सुंदर जो वचन होते थे उसको जिस प्रकार से संकलन किया जाता था, उसी प्रकार से रीतिकालीन मुक्तक के संकलन ग्रंथों की भी परंपरा चली। कालिदास रीतिकालीन कवि ने कालिदास हजारा में और भारतेंदु ने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किया है। देखिए रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किसने किया है, तो कालिदास ने किया है। कालिदास हजारा में रीतिकालीन कवियों का संकलन किया है। याद रखिएगा, कालिदास ने किस में किया है, उनकी रचना है कालिदास हजारा में, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस में किया है, तो सुंदरी तिलक में किया है, ठीक है। रीतकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति अर्थात काव्य रीति को ध्यान में रखकर नायिका भेद आदि का वर्णन तो आगे बहुत दिनों तक चलता रहा। देखिए रीतिकाल की जो प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है, यानी कि काव्य रीति को ध्यान में रख करके जो नायिका भेद आदि का वर्णन होता था तो वो बहुत दिनों तक आगे भी चलता रहा। अभी भी वह पूरा समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि रीतिकाल, यहाँ पर देखिए रीतिकाल का अंतिम पड़ाव चल रहा है, तो इसमें क्या दिया है कि अभी भी वह पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। बात यह है कि इस प्रकार के मुक्तकों की रचना और श्रवण का चाव हिंदी भाषी जनजीवन में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका था। जो क्या दिया है कि
यह बात यह है कि इस प्रकार के मुक्तकों की जो रचनाएं होती थी और श्रवण का चाव, यानी कि जो मुक्तक काव्य लिखे जाते थे, मुक्तक रचनाएं कविताएं लिखे जाते थे, तो श्रवण का चाव यानी कि सुनने का जो चाव होता था, एक लालसा होती थी। तो हिंदी भाषी जनजीवन यानी कि जो हिंदी भाषा को पढ़ने वाले, सुनने वाली जनजीवन थी, यानी कि लोग थे, तो उनमें अपनी बहुत ही गहरी जड़ें जमा चुकी थी। यानी कि जो सुनने वाले लोग थे तो वो बड़े ही चाव से सुनते थे मुक्तकों की रचनाओं को, ठीक है। इसीलिए आधुनिक युग के प्रवर्तन के उपरांत भी ब्रजभाषा काव्य परंपरा पूरे जोश के साथ बहुत दिनों तक प्रभावित होती रही। यानी कि इसी चाव के कारण, यानी कि जो श्रवण का चाव था, जो लोगों के जीवन में ये अपनी एक गहरी जड़ बना चुकी थी, तो इसीलिए आधुनिक युग के प्रवर्तन के उपरांत भी, यानी कि जब आधुनिक रीतिकाल समाप्त हो गया और आधुनिक युग आ गया, तो उसके बाद भी क्या हुआ कि ब्रजभाषा काव्य परंपरा अपने पूरे जोश के साथ बहुत दिनों तक प्रवाहित होता रहा, यानी कि बहुत दिनों तक चलता रहा। यदि ब्रजभाषा काव्य धारा सजीव ना होती तो खड़ी बोली से उसकी इतनी जोरदार टक्कर ना होती। देखिए कितनी अच्छी बात दी गई है कि यदि ब्रजभाषा काव्य धारा यानी कि ब्रजभाषा में लिखी गई काव्य रचनाएं यदि सजीव ना होती तो इतने दिनों तक, बहुत दिनों तक, यानी कि जब आपकी खड़ी बोली आई थी, यानी कि आपका जब आधुनिक काल शुरू हुआ, आधुनिक युग शुरू हुआ, खड़ी बोली का प्रचलन चला, तो बहुत दिनों तक इन दोनों में बहुत ही जोरदार टक्कर होती रही। क्योंकि जब आप आधुनिक काल पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे आधुनिक काल में भी बहुत सारे कवियों ने क्या किया है, ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर ब्रजभाषा की काव्यधारा सजीव ना होती तो खड़ी बोली से उसकी इतनी जोरदार टक्कर ना होती। किंतु इस विषय में एक बात पर ध्यान रखना आवश्यक है, सारा ब्रजभाषा काव्य रीति धारा में बद्ध नहीं है। देखिए क्या दिया है कि एक बात पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि जो सारा ब्रजभाषा काव्य है, सारी ब्रजभाषा में जो लिखी गई काव्य है, तो वह काव्य रीति धारा में बद्ध नहीं है, यानी कि काव्य रीति धारा में बधा हुआ नहीं है। उदाहरण के लिए क्या है, भारतेंदु ब्रजभाषा का उपयोग रीतिवादी परंपरा में भी करते हैं और आधुनिकता बोध की रचनाओं में भी करते हैं। देखिए जो ब्रजभाषा है तो वह ब्रजभाषा जो है वह रीति काल की परंपरा में बधी नहीं है, रीति धारा में बधी बिल्कुल भी नहीं है। इसका उदाहरण आपके सामने है कि जब आप आधुनिक काल पढ़ेंगे तो जब भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसने आधुनिक काल की नींव रखी थी, नाम रखा था आधुनिक गद्य, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं तो उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं ब्रजभाषा में, तो उन्होंने उसके अंतर्गत रीतिवादी परंपरा का प्रयोग नहीं किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उन्होंने क्या आधुनिकता बोध की रचनाओं में रचनाएं लिखी हैं ब्रजभाषा में, ठीक है। ब्रजभाषा में रीतिवादी काव्य की उल्लेखनीय परंपरा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर बीए तक मिलती है। अब देखिए क्या दिया है कि ब्रजभाषा में रीतिवादी काव्य की उल्लेखनीय परंपरा कहाँ तक मिलती है, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर बीए तक मिलती है, ठीक है। तो आज की ये जो हम लोग की क्लास थी वो थी आपका रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं के ऊपर, और वो यहीं पर होती है समाप्त। अब कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे रीतिकाल के कुछ आधुनिक अवशेष हैं जिनके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, तो उन पर चर्चा होगी। पर आज की ये क्लास आप लोग को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं ना तो मन एकदम खुश, प्रसन्न, गदगद हो जाता है। और ज़्यादा मेहनत आप लोग के करने के लिए, आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मन लालायित रहता है जब आप लोग के अच्छे कमेंट आते हैं। तो आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट किया करें, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए या मेरी कोई गलती दिखे कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो प्लीज़ वो भी आप लोग बताया करें, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैम को बुरा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरी कोई कमी है तो अगर आप लोग उसे कोई भी अगर बताता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए तो मुझे बहुत खुशी होती है। ज़्यादातर खुशी इसलिए होती है कि आप लोग ध्यान से मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तभी आप मेरी कमी निकाल पाते हैं,
ठीक है, तो प्यारा प्यारा सा कमेंट करिए, लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और मैंने पहले भी आपको शुरू में भी बताया कि जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सुन करके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।